नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक है एथिक्स इन एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च एक सोशल एक्टिविटी है जहां पर हम स्टूडेंट, टीचर्स, पेरेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर, अलग अलग स्टेक होल्डर के साथ इंटरेक्शन करते, कम्युनिकेशन करते। ये करते समय हमें पूरे एथिक्स का ध्यान रखना है। एथिक्स हमें ये बताता है कि हमें ह्यूमैनिटी के दृष्टि से क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, रिसर्च में क्या क्या नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एजुकेशनल रिसर्च करते करते जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया, इंटरेक्ट किया है, उनका कोई नुकसान हो, तो उनका कोई साइकोलॉजिकल, फिजिकल नुकसान ना हो। इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये बताने के लिए हमें एथिक्स का सहारा लेना पड़ता है। पूरी दुनिया में ये जो 3 एजुकेशनल रिसर्च से रिलेटेड एथिक्स बताने वाली ऑर्गेनाइजेशंस है, अमेरिकन एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन, ब्रिटिश एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन एंड स्कॉटिश एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन। इसके अलावा भी कुछ है। इस वीडियो में मैंने जो सहारा लिया है वो है ब्रिटिश एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन का, बेरा का, जिसकी लेटेस्ट गाइडलाइन भी अब आ चुकी है। अगर आपको फॉलो करनी तो ये आपको रेगुलरली इस वेबसाइट पर जाकर देखना होगा। वहाँ पर फ्री में ये PDF अवेलेबल है, जिसकी मदद से आप आपके रिसर्च में इसको कंसिडर कर सकते हैं। और आप ध्यान रखिए, आपके रिसर्च पेपर या रिसर्च रिपोर्ट में भी हमें इसको मेंशन करना है कि आपने किस तरह से एथिक्स को फॉलो किया है। तो आइए देखते हैं एक एक एथिक्स क्या बताते हैं। पहला है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। हम जिनको भी पार्टिसिपेट करने वाले, इनको ये बताना चाहिए कि हम यहाँ पर आपका पार्टिसिपेशन इस रिसर्च के लिए उनको इन्फॉर्म होना चाहिए और उनकी परमिशन होनी चाहिए। हम कभी कभी किसी वीडियो में, किसी शो में ऐसा देखते हैं कि हिडन कैमरे की मदद से कुछ किया, या फिर अचानक किसी को कॉल करके उनका मजाक बनाया और फिर बाद में बताया कि ये इस तरह से था। तो इस तरह से करना एजुकेशनल रिसर्च में अलाउड नहीं है। आपको पहले ही इन्फॉर्म करना होगा कि आपकी रिसर्च एक्टिविटी में आपका कंसेंट है, भले ही आप उनको डिटेल ना बताएं। जैसे अगर आप उनका एक CCTV कैमरा से उनका शूट करना चाहते हो तो उनको बताना होगा कि आपका शूट किया जाने वाला है इस पैसेज से जाते हो या इस एक्टिविटी के लिए। तो ये उन्हें कंसेंट लेना चाहिए। आप भले उसका कंटेंट मत बताइए कि क्या ऑब्जर्व करने वाला है, किया जाने वाला है, बट ये ज़रूर बताइए कि क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं और ये ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो ये इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए, उनकी परमिशन होनी चाहिए। स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो, उनके हमें परमिशन लेनी चाहिए। अगर हमें स्टूडेंट्स जो है वो अगर माइनर है, मान लीजिए 18 एज से नीचे है, तो अगर हम उनके साथ कुछ पर्सनल एक्सपेरिमेंट करने वाले एजुकेशनल, तो आपका ये एक फ़र्ज़ है कि आप ना सिर्फ स्कूल पेरेंट टीचर से बल्कि पेरेंट्स से भी ये परमिशन लेनी चाहिए कि इस तरह का एक्सपेरिमेंट हम आपके स्टूडेंट के साथ करने वाले, आपके चाइल्ड के साथ करने वाले। ये इन्फॉर्म कंसेंट, ये रिटर्न होना चाहिए। आपको ये परमिशन होनी ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको ये रिसर्च में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा है कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एनोनिमिटी। तो हम जिनके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, जिनका हम पार्टिसिपेशन ले रहे हैं, उनके लिए हमें कॉन्फिडेंशियल रखना और उनका नाम किसी को न बताने है बहुत ज़रूरी। यहाँ पर हम एक्सपर्ट की मदद लेते हैं, हम स्टूडेंट की मदद लेते हैं, तो हम उनके नाम कभी कभी हम अपेंडिक्स में लगाते हैं कि इन स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, इन टीचर्स ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया। तो हम ये बता सकते हैं, बट हमें ये नहीं बताना चाहिए कि किस स्टूडेंट्स ने क्या के मार्क्स कितने हैं, किस एक्सपर्ट ने क्या सर्वे दिए, क्या, ये हमें कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। ये किसी को बताना नहीं चाहिए कि किसके रिस्पॉन्सेस क्या थे। कभी कभी ये हो सकता है जैसे कि स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखते समय हम अंदर ही डेटा एनालिसिस के इस सेक्शन में लिख देते कि स्टूडेंट और उसके मार्क्स, स्टूडेंट और उसके मार्क्स। तो ये हमें रिवील नहीं करना है, ये कॉन्फिडेंशियलिटी का उल्लंघन है, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं बताना चाहिए किस स्टूडेंट ने किस एक्सपेरिमेंट का क्या रिस्पॉन्सेज दिए है, क्योंकि वो आपके रिसर्च के लिए काम कर रहे हैं। उनका कोई रेगुलर स्कूल का एकेडमिक वर्क नहीं है, उनका ये एडिशनल वर्क है। आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी कि वो कॉन्फिडेंशियल रखे और उनका गुमनाम आप बनाए रखें। अगर आपको अपेंडिक्स में कुछ सैंपल लगाने एज अ प्रूफ कि देखो स्टूडेंट ने एक्टिविटी शीट में पार्टिसिपेट लिया है या फिर टीचर्स ने रिस्पॉन्ड किया है, तो आप उनका नाम पर वाइटनर लगा दीजिए, कुछ लग कर दीजिए तो उनका नाम वहाँ पर रिवील ना हो। तीसरा है जस्टिस और इक्विटी। यहाँ पर हमें सभी को एक साथ ट्रीट करना है, फेयरनेस के साथ ट्रीट करना है। रिसर्च करते समय कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड, रीजन बेस्ड, जेंडर बेस्ड बायस आ जाते हैं रिसर्चर के, वो इंटरेक्शन करने में उस तरह की कमियां आ जाती है। इंटरव्यू ले रहे तो उसमें हमारे कभी शब्द जरूर हो जाते हैं, हमारे जो बायस है रिसर्चर के वो इसमें रिफ्लेक्ट होते हैं। तो हम कोशिश करें कि वो बायस ना आए और हम उनका फेयरनेस के साथ डील करें।
इक्विटी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए हमने दो रिसर्च के अलग अलग मेथड्स यूज़ किए और एक का फ़ायदा हुआ स्टूडेंट को, बी का नहीं हुआ। तो ये रिसर्च कंप्लीट होने के बाद जो फ़ायदा होने वाला है, जो नया टेक्निक आपने ढूंढा है, उसकी मदद से आप बी ग्रुप को भी फिर से पढ़ाइए, उनको भी उसका फ़ायदा दीजिए ताकि वो भी उस लेवल पर आ जाए। क्योंकि वो सिर्फ कंट्रोल ग्रुप में है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में नहीं है, तो उनको इसका फ़ायदा ना मिले, ये ठीक नहीं। तो आपका रिसर्च कंप्लीट होने के बाद आप उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट ज़रूर आपने देना चाहिए। रिसर्चर इंटीग्रिटी, एज अ रिसर्चर आपने अनबायस रहना है, आपने ऑनेस्टली और ट्रांसपेरेंटी के साथ पूरा रिसर्च कंडक्ट करना है। आप कभी भी ऐसा मत कीजिए कि क्योंकि आपको पॉजिटिव ए ग्रुप से पॉजिटिव रिसर्च चाहिए इसलिए आप उनको अदर देन एकेडमिक मोटिवेशन दे, अदर देन स्कॉलरी मोटिवेशन दे, या फिर आप वो ग्रुप ही ऐसा सिलेक्ट करें जिससे आपके रिसर्च को फ़ायदा हो। तो आपको न्यूट्रल रहकर ये करना है ताकि आपका जो एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से बनी रहे। उसके बाद रिस्पेक्ट ऑफ फॉर द पार्टिसिपेंट्स, आप जब भी आपके सारे जो भी पार्टिसिपेंट्स है या भी सब्जेक्ट है, इन्फॉर्मेंट्स है, जो भी है, स्टूडेंट, टीचर, इनके लिए आप हमें कभी कोई रिसर्च पर्पज़ के लिए हमें लेबल करना पड़ता है, हमें उनको किसी तरह के ग्रुप में लेना पड़ता है। जैसे अगर हम मान लीजिए हमने आइडेंटिफिकेशन करना चाह रहे हैं रिसर्च में कि बिलो एवरेज स्टूडेंट्स कौन है, लर्निंग डिसेबिलिटी किसके पास है, तो हम उसको लेबल करते समय ये रखें कि हम शब्दों का ध्यान से इस्तेमाल करें, उनको निगेटिविटी के साथ लेबल न करते हुए पॉजिटिविटी के साथ लेबल करें। जैसे कि एक शब्द है कि नॉलेज कैसा है, एक्सेलेंट है, गुड है एंड पुअर है, तो पुअर शब्द इस्तेमाल करने से आप कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि वो उनको इसमें एक निगेटिव तरीके का एक्सप्रेशन है। तो आप उसको नीड इम्प्रूवमेंट, बिगिनर्स, इस तरह के कुछ ऐसे शब्द यूज़ कर सकते हो। तो कोई भी शब्द, कोई भी टर्म, कुछ भी हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें से ये देखिए कि डिसरिस्पेक्ट ना हो उस पार्टिसिपेंट का, आपको ध्यान में रखना है। आपको ये भी नहीं बोलना है, मान लीजिए आप इंटरव्यू कर रहे हो और आपका एनालिसिस के रिसर्च के पर्पज से आप ये कह रहे हो कि ये बहुत निगेटिविटी इन पर्सन के एक्सप्रेशन में आ रही है, तो उसको आपको ठीक से बताना है, ठीक से एक्सप्रेस करना है। इंस्टेड ऑफ लेबलिंग आप ट्राई टू एक्सप्लेन करो कि उनके इंटरव्यू में किस तरह के ओपिनियन आ रहे हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें कंसिडर करनी चाहिए एज अ रिसर्चर, क्योंकि ये देखना चाहिए कि आप जो भी रिसर्च करने वाले हैं वो पब्लिक होने वाला है बाद में और उसका इम्पैक्ट होने वाला है, लोग उसका अनुसरण करने वाले हैं। तो जो भी आप लिखेंगे पॉजिटिविटी के साथ लिखिए, ये जानते हुए रखिए कि इसके एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मान लीजिए हम स्टूडेंट्स एडिक्शन के बारे में रिसर्च कर रहे हो और एडिक्शन में आपको ये पता चला है कि बहुत सारे स्टूडेंट पॉजिटिवली एडिक्टेड है किसी पर्टिकुलर ड्रग के लिए या किसी एक्टिविटी के लिए, तो वो भी आपको जब प्रेजेंट करोगे तो बहुत अच्छे शब्दों में, पॉजिटिव शब्दों में उसके एनालिटिकली आपको प्रेजेंट करना चाहिए, ना कि आपको लेबलिंग करके फ्री हो जाना चाहिए कि बहुत सारे स्टूडेंट एडिक्टेड हैं। तो ये हमें जिम्मेदारी निभानी होगी, जिम्मेदारी के साथ अपने रिपोर्ट लिखने होंगे ताकि सोशली उसका मैसेज अच्छा जाए और उसमें से कुछ अच्छा आउटपुट समाज को मिले। कंप्लायंस ऑफ लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन, जो भी रेगुलेशन जिस देश में आप कर रहे हो उस देश के फॉलो करने चाहिए। अगर आप भारत में कर रहे हो तो आपके भारत के लॉ आपको पता होने चाहिए कि अगर 18 ईयर्स के नीचे है तो पेरेंट्स का कंसेंट ज़रूरी होता है, या फिर जो कि चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन एक्ट है जो कि स्कूल में इसका पालन किया जाना चाहिए, तो वो क्या गाइडलाइंस है, डूज एंड डोंट्स है, गुड टच बैड टच की पॉलिसीज़ है। हम स्टूडेंट को रिसर्च पर्पज़ के लिए कुछ इससे अलग नहीं कर सकते, इसके एक्स्ट्रा हम कुछ कर नहीं सकते। अगर स्टूडेंट को पनिशमेंट नहीं करनी है तो हमें नहीं करनी है, रिसर्च के पर्पज़ से भी हम उनको वो पनिशमेंट नहीं कर सकते। तो जो सारी गाइडलाइन दी गई है कंट्री के द्वारा, स्टडी बोर्ड्स के द्वारा, यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, तो वो सारे हमें फॉलो करने होंगे। उनको बाईपास करके हम अपना रिसर्च कंडक्ट नहीं कर सकते, उनकी परमिशन हमें लेनी ज़रूरी होती है और ये सारी चीज़ें हमें रिटर्न में करना ज़रूरी होती है। और ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग, आपके रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें आनी चाहिए कि आपने जो भी रिसर्च कंडक्ट किया है उसमें आपने किस तरह से एथिक्स को फॉलो किया गया है। अगर आपके जो रिसर्च के जो फाइंडिंग्स है उसमें अगर कहीं कोई लिमिटेशन है तो, या उसमें कुछ बायस्ड है तो वो भी आपको लिमिटेशन के अंडर लिखना चाहिए। अगर आपने प्रपोजल लिखा तो आपको पता होगा स्कोप, लिमिटेशन एंड डिलिमिटेशन ऐसे ऑप्शंस होते हैं। तो डिलिमिटेशंस वो होते हैं जो आपने खुद होके
किया है, जैसे कि सैंपल का डिलिमिटेशन है, आपने इस एक सिटी का ही सैंपल लिया है, या फिर जेंडर का डिलिमिटेशन हो, आपने सिर्फ गर्ल्स या बॉयज, मेल फीमेल इस तरह से कुछ लिया है, तो ये डिलिमिटेशन है वो अलग है। लिमिटेशन का मतलब ये होना चाहिए कि ये रिसर्च कंडक्ट करते हुए आपको कौन सी चीज़ें आपने नहीं की है, जिसकी वजह से रिसर्च की जो फाइंडिंग्स है वो थोड़ा उनमें कुछ गलतियां हो सकती है, उनमें कुछ मिस्टेक्स होती है, उनको मानना ज़रूरी होता है कि आप किस तरह के रिसर्च कंट्रोल से यहाँ पे नहीं कर पाए, ये लिखना आपके रिपोर्ट में बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो भी ये ना लगे कि ये रिसर्च के जो फाइंडिंग है ये फ्लॉलेस है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये पूरी 100% एक्यूरेट है। तो उसमें जो भी आपके लिमिटेशन रह गए हो, जैसे मान लीजिए आपका डेटा कलेक्शन टूल स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया है, मान लीजिए आपका रिसर्च सैंपल बहुत छोटा है, या फिर आपने जो रिसर्च कंडक्ट किया है वो किसी एक ही डिस्ट्रिक्ट के एक ही सैंपल पे किया है, तो वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट पर हो सकता है लागू ना हो, तो इस तरह का जो भी लिमिटेशन हो आपने आपके रिसर्च रिपोर्ट या आपके रिसर्च पेपर में लिखना ज़रूरी है। ये जो एथिक्स है इसलिए कि आप जिनको ट्रीट कर रहे हो वो एक ह्यूमन बीइंग है, और उनकी इंडिविजुअलिटी और सोसाइटी की वेलबींग हमें रखकर, इसको ध्यान में रखते हुए ये रिसर्च कंडक्ट करना है। ये जो रिसर्च के एथिक्स होते हैं वो टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, जैसे कि सोसाइटी का एक ट्रेंड होता है वो बदलता है, लॉज बदलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जब भी जिस पीरियड में आप रिसर्च कर रहे हो उस पीरियड में जो भी गाइडलाइंस है वो आपको फॉलो करना है, और इन सारी चीज़ों को आपको आपके रिसर्च पेपर में, रिसर्च रिपोर्ट में मेंशन करना है कि आपने ये किस तरह से फॉलो किया है। ये बहुत इसेंशियल पार्ट है आपके रिसर्च रिपोर्ट का या पेपर का, कि आपने पूरा एथिक्स फॉलो किए है या नहीं किए, इसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप जिस देश में, जिस प्रदेश में रहते हो उस यूनिवर्सिटी में इसके गाइडलाइंस होते हैं, कहीं पर इसके कोर्सेज भी अवेलेबल है जो आप कर सकते हो। मैंने इस वीडियो के लिए जो रेफ़र किया वो बेरा के गाइडलाइंस रेफ़र किए, आप भी वो वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है।